नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ सालों में आपने एक शब्द जो है और एक पंक्ति कई बार सुनी हुई, और वो शब्द वो पंक्ति है दरअसल संविधान। संविधान को बचाना है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान खतरे में है। ऐसा आपने कई बार 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 सुना होगा, टेलीविजन चैनल की डिबेट में, सड़कों पर, संसद में, हर जगह। तमाम जो विपक्ष है, मोदी विरोधी जो तमाम लोग हैं, वो कहते हैं कि दरअसल वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन संविधान क्या सिर्फ एक किताब है जिसको बचाया जाना जरूरी है? क्या सिर्फ संविधान एक किताब भर है? जाहिर सी बात है, संविधान एक भारत का दस्तावेज तो है, वो पुस्तक के रूप में एक दस्तावेज जरूर है, लेकिन संविधान के मायने क्या हैं? जब आप कहते हैं कि भारत जो है वो एक भूभाग है, तो भारत सिर्फ भूभाग नहीं, भारत भूभाग में रहने वाले नागरिकों से भी बनता है ना। तो उसी तरह से संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, एक दस्तावेज नहीं, बल्कि संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो उस संविधान के कस्टोडियन हैं, वो उस संविधान को लागू करने, चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, उन्हें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गरिमा का ख्याल क्यों नहीं है? जो लोग संविधान कहते हैं खतरे में है, वो अपनी राजनीतिक लड़ाई में संवैधानिक पदों और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको क्यों ले आते हैं? यह सवाल आज दो टूक में मैं उठाना चाहता हूं। इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। राज्यपालों की नियुक्ति होती है तो उस पर सवाल उठा दिया जाता है, क्योंकि एक जज साहब को बना दिया गया राज्यपाल, तो इसका मतलब हुआ कि उन जज साहब के सभी फैसले जो थे वो अब तक गलत थे। जब वो जज थे तब भी संवैधानिक पद पर थे, और अगर आज वो राज्यपाल बने हैं तब भी वो एक संवैधानिक पद पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं, बार बार सवाल उठाए जाते हैं। क्या संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इस तरह की टीका टिप्पणी करने के या फिर जजों पर इस तरह के सवाल उठाने की अनुमति देता है? ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। संसद के भीतर क्या हो रहा है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो हैं, उन्हीं के ऊपर सवाल उठा दिए गए, उनके आचरण पर सवाल उठा दिए गए, जबकि वो जो है संविधान के तहत ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सदन है वो मर्यादा से चले। लेकिन सदन में क्या होता है, एक सांसद गाली दे देती है, जी हां, कैमरे के सामने गाली देती है। एक सांसद जो है स्पीकर को, आसन पर बैठे सभापति को उंगली दिखाकर निकल जाती हैं। आप सोचिए कि यह सब कुछ हो रहा है, और ये लोग कहते हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। तो जो लोग देते हैं संविधान की दुहाई, वो क्यों संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से कर रहे हैं राजनीतिक लड़ाई? यही आज का मेरा दो टूक है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए यह रिपोर्ट देखिए ताकि आपको यह मुद्दा सही से समझ में आए। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पिछले दिनों सदन में कैमरे पर गाली देते दिखाई दी। विवाद हुआ तो कह दिया गाली गाली थी ही नहीं। फिर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सभापति को उंगली दिखाती और सभापति को लेकर कुछ बुड़बुड़ाते हुए निकल जाती हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को संसद की कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड करने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों के भीतर कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। एक तरफ ये सब कुछ चलता रहा, दूसरी तरफ संसद में हंगामा भी होता रहा। बार बार हंगामा रोकने की कोशिश करने के बाद राज्यसभा के सभापति ने बाकायदा कई सांसदों के नाम लेकर के पुकारा। माननीय सदस्यगण, पूरी दुनिया देख रही है, हमारा आचरण ठीक अपेक्षा के विपरीत है।
संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात है। मेरे तो समझ के परे है कि विद्वान सदस्यगण, माननीय सदस्यगण किस प्रकार ऐसा आचरण कर सकते हैं। बार बार अनुरोध करने के बावजूद चलने नहीं दिया। एक प्रकार से चेयर की अपमान करी गई। बैठे बैठे भी टिप्पणियां दी गई वरिष्ठ नेताओं द्वारा। विपक्ष के मंशा है कि जो सदन चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के लिए बनाया गया है, शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब जीरो आवर मेंशन में कई माननीय सदस्य अपना बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें और उनको मौका नहीं मिलता है। ये एक प्रकार से मेंबर्स के प्रिविलेज का भी उल्लंघन है। इस सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधा लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के आचरण पर ही इशारों में सवाल उठा दिया। तो उधर कांग्रेस के नेताओं ने 13 राज्यपालों की नियुक्ति और उनके तबादले को निशाना बनाया। विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने पर कांग्रेस के नेता ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही दबाव में लिया गया फैसला बता दिया। जस्टिस गोगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। जस्टिस गोगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। मैं उन न्यायाधीशों से पूछता हूं जो ये इस तरह की चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो अपना कांच में अपना चेहरा देख पाते हैं कि उन्होंने 4-10 दिन पहले तो जजमेंट दिया और आज राज्यपाल पद की शपथ ले रहे, क्या वो अपने आप को चेहरा देख के अपने बाल बना पाते हैं? मैं उन न्यायाधीशों से पूछता हूं। मैं किसी पे व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करता, पर मैं चाहूंगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वतः इन सभी चीजों का संज्ञान ले। कहीं संविधान में लिखा है क्या कि कोई भी जज जो रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर नहीं बन सकता है? और कांग्रेस ने स्वयं फातिमा बीबी को, और वो जब रिटायर की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, तो उनको तमिलनाडु का गवर्नर जो अपॉइंट किया गया था। और इतना ही नहीं तो जस्टिस पी सतशिवम, उनको भी नियुक्ति की गई थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कांग्रेस के जमाने में जब रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया गया है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान विरोधी हो या नियम विरोधी हो। हालांकि विपक्ष आए दिन संविधान का ही हवाला देता है, पर सवाल तो ये है, जो लोग संविधान की दे रहे हैं दुहाई, वो लोग ही क्यों संवैधानिक पदों से लड़ रहे हैं राजनीतिक लड़ाई? आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल जो है, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल, जो देते हैं बार बार संविधान की दुहाई, वो क्यों संवैधानिक पदों से कर रहे हैं राजनीतिक लड़ाई? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। जो देते हैं बार बार संविधान की दुहाई, वो क्यों संवैधानिक पदों से कर रहे हैं राजनीतिक लड़ाई? यह मेरा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए एक एक करके उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज इस डिबेट में 5 मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तोहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं मेरे साथ इसके अलावा उदित राज जी जुड़े हैं। उदित राज जी कांग्रेस के नेता हैं और सांसद रह चुके हैं। मेरे साथ आर राजागोपालन जी हैं। आर राजागोपालन जी जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और संसदीय कार्रवाई का लंबा अनुभव रिपोर्टिंग करने का। मेरे साथ इसके अलावा जो है तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं और मेरे साथ बरखा त्रेहान जुड़ी हुई हैं। बरखा त्रेहान जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाज जो है वो सोशल एक्टिविस्ट है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। उदित राज जी, आपसे इस डिबेट की, इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। क्यों आपको लग रहा है, मतलब ठीक है विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं
एक राज्यपाल बने, एक जस्टिस, उनको लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए, इससे पहले चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयुक्तों को लेकर बहुत बार हमने देखा, बहुत बार विवाद हो चुके हैं। तो जब संविधान बचाने की विपक्ष लड़ाई कहता है कि संविधान बचाने की लड़ाई, तो संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं उनको क्यों राजनीति का निशाना बनाया जाता है? It differs case by case. चाहे वो मिस्टर रंजन गोगोई हो, अशोक भूषण हो या अब्दुल नजीर, और सारे कई जजेज रहे हैं जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंसी रही, लेकिन लगातार ये देखा गया अब्दुल नजीर जी के बारे में, रंजन गोगोई जी के बारे में, इनका बड़ा ओपन इनका झुकाव है। एक तो एक कारण है। दूसरी बात है कि जिस तरह से नियुक्ति इनकी हुई है और रंजन गोगोई जी को जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, तो जो जुडिशरी में है उनको तो और जज में एक लोभ पैदा तो होगा कि चलिए फैसला बायस हम देते हैं या किसी कहने से देते हैं, आगे इनाम मिलेगा, इनाम है। दूसरी बात यह है कि बहुत पहले कई जजेज भी रहे हैं और कई जजेज जो है रिफ्यूज भी कर चुके हैं। जस्टिस रविंदर सिंह को जब ऑफर किया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज उन्होंने मना कर दिया कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हम नहीं जाना चाहें, कंट्रोवर्सी में नहीं होना चाहते। तीसरी बात है गवर्नर की पोस्ट, कोई लीगल अगर है गवर्नर की पोस्ट तो वो बड़ा क्रुशियल है, बड़ा डिस्क्रिशनरी है, बड़ा पॉलिटिकल है। कहने को होता है कि नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन होता बहुत पॉलिटिकल है। तो इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, अगर पास्ट में कोई गलती हुई है तो इसके मतलब है कि नहीं अब दोहराई जाए। और तीसरी बात तो मैं तो डिमांड करूंगा कानून बने, एक कोई कूलिंग पीरियड हो 2 साल का हो कि इनको ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं है पहले तो इसको आगे ठीक है रोकना चाहिए। उदित राज जी, आपने जो हाँ उदित राज जी, 1 मिनट में, आपने जो कहा कानून, जाहिर सी बात है ये बात कई बार उठ चुकी है, कूलिंग पीरियड होना चाहिए, और ये जो है कई लोगों ने, हर पार्टी से आवाज, ये आपकी बात जो है वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग इस तरह की मांग उठाते हैं, इसको एक किस तरह से पॉलिटिकली आगे लेकर बढ़ा जा सकता है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने 2-3 चीजें कही, मैं उस पर थोड़ा सा आपका क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आपने कहा झुकाव रहता है, इनका झुकाव जो है, तो झुकाव क्या आपको लगता है ये बीजेपी की तरफ इन 2 जजों का झुकाव रहा? दूसरी बात, राशिद अलवी जी कहते हैं कि भाई लगता है कि ये फैसला जो राम मंदिर का आया, अयोध्या का फैसला आया, ये किसी दबाव में आया और इसीलिए जो है इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि इस तरह से जजों को ब्राइब करके कि उनको जो है, आपको जो है बाद में जो है एक पद दे दिया जाएगा और आप ये फैसला दी, क्या इसी तरह से राम मंदिर का भी फैसला आपको लगता है, अयोध्या का भी फैसला ऐसे ही हो गया? देखिए अशोक जी, ऐसा है कि हमारे देश में मान लिया गया है कि ये जो जजेज हैं ये परफेक्ट है, भगवान है, जबकि यूएस में इलेक्शन होता है। यूएस में जज पहले बनाने के पहले उनके नाम फ्लोट होते हैं और जनता बहुत ही बारीकी से स्क्रूटनी करती है, ऑब्जेक्शंस आते हैं। यहाँ पर वन फाइन मॉर्निंग चीफ जस्टिस आप एनी हाई कोर्ट का नाम पिकअप करके कह दिया कि इनको जज बना दीजिए, कोई एग्जामिनेशन होता नहीं, ना कोई इंटरव्यू होता है। तो आप किस तरह से हमारे जुडिशरी का कंपोजिशन है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, आप सभी जानते हैं। बाप बेटे तक चीफ जस्टिस बने हैं, जजेज बने हैं, तमाम रिलेटिव बने रहते हैं, तो क्या पैदा होते ही जज की क्वालिटी लेकर के आते हैं? तो वो दूसरा विषयांतर हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इनका जजमेंट, कई जजमेंट में इनका देखा गया है कि किस तरह से न्यूट्रलिटी नहीं रही है। केवल वही नहीं है, और भी जजमेंट्स रहे हैं। तो
ये न्यूट्रल जज नहीं रहे। और दूसरी बात है, मैं फिर से अशोक जी कहना चाहूँ, गवर्नर इज ए वेरी क्रूशियल पोजीशन। जी, और वो पॉलिटिकल है। आप किसी संस्था का बना दो जिसका इतना नुकसान नहीं होता, अगर होना भी है तो। लेकिन आई फॉर द वन फील कि ये स्टैंड लिया जाना चाहिए बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी कि भाई जजेस का जो है 2 साल का कुछ ना कुछ कूलिंग पीरियड होना चाहिए। ओके। ना क्या होगा कि इतना इंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा इनको कि लास्ट में सब सोचेंगे कि जाते जाते 2-4 बातें सरकार की मान लें और चाहे वो संविधान की ठीक है, सत्यानाश हो जाए। तो ये इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि इनकरेज किया जा रहा है, ठीक ये है। बंद होना चाहिए। ठीक है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। लेकिन बंद किया जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है संविधान के लिए, डेमोक्रेसी ठीक के है, लिए मैं ठीक बात नहीं। मैं इस मुद्दे पर जरूर आऊंगा उदित जी, लेकिन उससे पहले मैं तुहिन सिन्हा जी आपके पास आ रहा हूं, इसलिए क्योंकि आज उदित राज जी जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जजेस जो है न्यूट्रल नहीं रहे। मुझे याद आता है, और उन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि ठीक है पहले गलतियां हुई तो अब गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो कह रहे हैं पहले गलतियां हुई तो इसका मतलब इशारा उनका किस तरफ हम समझ सकते हैं कि पहले, क्योंकि ये आरोप लगते हैं नेहरू जी के जमाने से ही, जब नेहरू जी थे तो उसके बाद जो है उसी समय जो है एक जस्टिस फजल अली को बाकायदा, जब वो जज थे तभी उनको जो है राज्यपाल बना दिया गया था। जज पे रहते, जज की कुर्सी पे रहते हुए नेहरू जी ने बना दिया था। तो आज कांग्रेस अगर ये मानती है वो गलती थी तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर कांग्रेस की या नेहरू जी की परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये सवाल उठता है। लेकिन मेरा मूल सच कि जस्टिस अभय थिप्से का नाम मेरे ध्यान में आता है। जब सोहराबुद्दीन केस में उन्होंने दरअसल पूरा इसको लेकर सवाल उठाया था गुजरात सरकार पर, और उसके बाद वो रिटायर होते ही जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। तब आप लोगों ने यही कहा था कि देखिए ये जज जो है इनका पता चलता है कि न्यूट्रल नहीं थे, ये पहले जो है इन्होंने सोहराबुद्दीन केस में इस तरह की बयानबाजी की और उसके बाद जज की कुर्सी से उतरते ही कांग्रेस में शामिल हो गए। तो क्या ये माने कि जजेस हमारे न्यूट्रल नहीं है, और जो उदित राज जी कह रहे हैं कि भाई एक कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे जो है कूलिंग पीरियड हो ताकि उनके फैसलों पर किसी लालच का या किसी उसका असर ना हो? नमस्ते अशोक जी। देखिए, कांग्रेस आज पथ विचलित हो चुकी है और अपनी नकारात्मकता में वो इंस्टीट्यूशंस पर और सरकार की क्रेडिबिलिटी पर और साथ साथ सरकार की क्रेडिबिलिटी पर तो हमेशा वो संशय पैदा करने की कोशिश करती थी, उस जज के पूरे करियर पर भी संशय पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुख्य बात यह है यहां पर कि आज भी आप देखिए कि 4 साल 3 साल 3.5 साल बाद भी कांग्रेस को राम जन्मभूमि का जजमेंट जो है पच नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं पा रहा है। ये मेन मुद्दा है। घुमा फिरा के मेन उद्देश्य जो है कांग्रेस की इस आलोचना का यही है। अभी मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, देखिए वो कह रहे हैं कि आमतौर पर वो बीजेपी के फेवर में जजमेंट देते हैं। क्या आपको याद है कि ट्रिपल तलाक के विषय पर जो डिसेंटिंग नोट था वो जस्टिस नजीर का था? तो इस तरह से किसी जज के करियर पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, सरकार की क्रेडिबिलिटी पर संशय पैदा करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं मुझे पता नहीं। आपने एक लंबी लिस्ट गिनाई 1951-52 से। विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं 1984 में बहारुल इस्लाम का, जो जब मन करता था वो राजनीति में आ जाते थे, जब मन करता था वो वापस लीगल सिस्टम में आ जाते थे, और उनको दोनों जगहों पर अच्छी नियुक्ति मिलती थी। क्योंकि खास तौर पे हो सकता है कि कुछ कांग्रेस को उनसे कुछ लाभ दिखता हो या क्या टैलेंट था वो हमें नहीं पता। तो कांग्रेस को मेरे ख्याल से, देखिए इन प्रिंसिपल ये बिल्कुल सही है। ये जो सुझाव है, प्रस्तावना इनकी जो है, ये एक प्रस्ताव जो है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होनी चाहिए। लेकिन पिछले 9 वर्षों में ये कितनी बार पार्लियामेंट में उठाए हैं? क्या इनका कोई नेता ये तो केवल पार्लियामेंट में हंगामा करते हैं, कोई सकारात्मक मुद्दा तो ये उठाते नहीं है। क्या इनका कोई नेता एक प्राइवेट मेंबर बिल के तहत ही इस सुझाव को जो है लीगलाइज या एक बिल लाने की कोशिश किया है? कभी इन्होंने नहीं किया है। तो इस वक्त जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, ऐसा कोई नियम नहीं है जो सरकार को बाधित करता था जस्टिस नजीर को करते हुए। और मुझे नहीं लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस को देखे बगैर इस प्रकार से उन पर शक करना चाहिए। ओके, तहसीन पूनावाला,
जो तुहिन सिन्हा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर का फैसला जो अब तक हजम नहीं हुआ है, क्योंकि पहले जस्टिस गोगोई पे लगातार आक्रमण हो रहे थे और आज जो है जस्टिस नजीर जो है इसकी चपेटे में आ गए, और उदित राज जी ने जो बात कही वो आपने सुनी, लेकिन जो दरअसल कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी ने की वो बड़ी बात है, वो कह रहे हैं दबाव में लिया गया फैसला, ऐसा लगता है राम अयोध्या को लेकर के। अशोक जी, अव्वल तो मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। और मैं ये मानता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि जस्टिस नजीर एक सोबर डिग्निफाइड जस्टिस थे और उन पर कोई भी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि गवर्नर के रोल में वो गवर्नर हाउस में एक डिग्निटी लाएगी, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं। सवाल प्रश्न जस्टिस नजीर इस व्यक्ति पर नहीं उठ रहा है, सवाल प्रश्न अशोक जी आपके शो में और आपके माध्यम से देश के आवाम के सामने एक बड़े प्रिंसिपल पे उठ रहा है। और मुझे याद आता है अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा था, और उनको मैं कोट कर रहा हूं, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब हंटिंग जजेस को नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, स्टिक या कैरेट, और अरुण जेटली जी ने उस वक्त ये कहा था। इस बात को नितिन गडकरी जी ने हाल में दोहराया और अभिषेक मनु सिंह जी ने भी कहा है कि जजेस को या तो आप स्टिक या कैरेट, यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का अगर आप उनको ये सपना दे तो ये अच्छी नहीं, ये बात अच्छी नहीं है जुडिशरी के लिए, बिकॉज कानून के अंदर द मैजेस्टी ऑफ द लॉ सबसे ऊपर होना चाहिए। कानून जस्टिस सिर्फ इम्पार्शियल दिखना नहीं चाहिए, उसका परसेप्शन भी इम्पार्शियल होना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। आते हम दूसरी बात के ऊपर, मैं फिर से कह रहा हूं, बात जस्टिस नजीर की नहीं है। जहां पर ट्राइब्यूनल्स, जहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जहां पर ये मैंडेट करता है भारत का संविधान, भारत का कानून, कि वहां पर जजेस ही अपॉइंट हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, वहां पर लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड होनी चाहिए 2 साल की। लेकिन जो पॉलिटिकल पोस्ट है, जैसे उदित राज जी ने बिल्कुल सही कहा, चाहे गवर्नर का पोस्ट हो या कोई और पोस्ट हो जो संवैधानिक तो है लेकिन पॉलिटिकल है, वहां पर जजेस को नहीं आना चाहिए। अब चूंकि पिछली सरकारों ने नेहरू इस्लाम के केस में, कई और केस में आपने नेहरू जी का जिक्र किया, वहां पर गलतियां हुई है, ये तो सही नहीं कि 2 wrongs मेक अ राइट। काश नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2014 में अशोक जी आपको इंटरव्यू में कह देते कि जो कांग्रेस ने गलतियां की मैं वो गलतियां दोहराने वाला हूं, इसी को मैं न्यू इंडिया कहने वाला हूं, फिर देखते हैं उनको 300 सीटें मिलती। ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कि कांग्रेस ने गलती की तो हम वो गलती दोहराएंगे क्योंकि संविधान में नहीं है। और ये क्या तर्क हुआ प्राइवेट मेंबर बिल था? अशोक जी आप बहुत ही विद्वान पत्रकार यहाँ पर, राजगोपालन जी में उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। प्राइवेट मेंबर बिल कब कानून बने, कितने बने? सर मैं नहीं मानता हूं कांग्रेस या बीजेपी कोई भी कानून लाएगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट में है। इसका सोल्यूशन मैं आज आपके शो पे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि 2 years कूलिंग ऑफ पीरियड हो, इसको सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि जब कांग्रेस विपक्ष में होती है भाजपा की आलोचना करती है, तो भाजपा कल अगर 2024 में 100% भाजपा विपक्ष में जाने वाली है और शायद मैं सरकार में रहूं, ये तुहिन सिन्हा मेरी आलोचना करेंगे क्योंकि मेरे इंटरेस्ट में होगा। तो ये चीज इसको स्पष्ट करे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करे, और आप पत्रकार बंधु इस पर आप प्रेशर लाइए। सर आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन आज आप भविष्य वक्ता भी बन गए और जो है चुनाव का भी आपने देखना अच्छी बात है। नहीं लेकिन ठीक है, आपने जो बात की मैं उससे बहुत हद तक आपने सही कहा कि ये बीजेपी कांग्रेस जो है आपस में कई बार ये चलता रहता है कि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो कांग्रेस पर आरोप लगाती है कांग्रेस। लेकिन आपने जो बात कही ना, आपने कहा ये जो है ये सब आपने एज प्रिंसिपल बहुत सही कहा है ये बात, लेकिन बड़ी बात यह है कि एज ए प्रिंसिपल तो ठीक है, लेकिन सवाल ये होता है एज ए प्रिंसिपल ये मुद्दा उठाया नहीं जाता, क्योंकि कांग्रेस ने भी रंजन गोगोई पे पहले उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, उसके बाद अब जो है जस्टिस नजीर का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। लेकिन इस बीच में जब ये सब चीजें नहीं होती तब बिल्कुल खामोशी होती है, तब ये मुद्दा नहीं उठाया जाता। तो ये सारे मुद्दे आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब हाथ में मिल जाए तो वार कर दो, तब तुरंत स्ट्राइक कर दो, और जब तक नहीं है तब तक जो है अपने बिल में घुसे रहो, कोई जरूरत नहीं है इशू पे बोलने की। बिल्कुल, आप ही की शो में आज बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, बहुत ही आर्टिकुलेट प्रवक्ता है, वो बहरुल इस्लाम को ले आए। अगर आप सरकार में है ना, आप कानून ले आओ, बहरुल इस्लाम को आप क्यों ला रही हो? एक मिनट, हाँ, आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अशोक जी, इनके इंटरेस्ट में है कि ये सिलसिला चले। मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं ट्राइब्यूनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा हूं। इसको बंद होना चाहिए, और ट्राइब्यूनल्स के भी केस में 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो, और उसके बाद आप ट्राइब्यूनल्स में जाओ। और आपको एक चीज बता दूं, 36% अपॉइंटमेंट
केंद्र की सरकार ने किए, बाकी 67% स्टेट गवर्नमेंट्स कर रहे हैं। तो कर रहे सब है, सारे पॉलिटिकल दल कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप सारे। तुहिन जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, फिर मैं राजगोपालन जी के पास जाता हूं। मैं बहरुल इस्लाम का एक लंबी लिस्ट है, मैं उस लिस्ट में नहीं जा रहा हूं। मैं बहरुल इस्लाम नाम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वैसा हम नहीं करते। बहरुल इस्लाम जो है, जब कांग्रेस की सुविधा होती थी उनको पॉलिटिक्स में ले जाते थे, जब सुविधा होती थी तो उनको जज बना देते। तो हम ऐसा नहीं करते, मैं वो बता रहा हूं आपको। कांग्रेस के जमाने में 90 बार आर्टिकल 56 का दुरुपयोग हुआ, हम नहीं करते। आपके जमाने में गवर्नर का चयन होता था उस बेसिस पर। रमेश भंडारी, सिप्ते हसन, कई ऐसे नाम है जो विशेष तौर पर क्वालिफिकेशन देखे जाते थे कि आप निर्वाचित सरकार को हिला सकते हैं कि नहीं, उसके आधार पर सिलेक्शन होता था। हम नहीं करते उस बेसिस पर। 14 नियुक्तियां हुई है, आपको 13 नियुक्तियों में से प्रॉब्लम नहीं है। इस एक नियुक्ति में भी विश्वास रखिए, केवल और केवल जो कंसर्न व्यक्ति है उसकी विश्वसनीयता, उसके टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ये वही व्यक्ति है जो ट्रिपल तलाक हमारे विरुद्ध एक डिसेंटिंग नोट इनका था, उसके बावजूद सरकार ने किया। यह सरकार की निष्पक्षता को साबित करता है। ओके राजगोपालन जी आपको लगता है पॉलिटिकल एक मुद्दा बन जाता है हर पार्टी के लिए जो विपक्ष में होती है, सत्ता पक्ष में आके लोग जो हैं ये कूलिंग ऑफ पीरियड और ऐसी सब चीजें भूल जाते हैं, जैसा तहसीन कह रहे हैं? पॉलिटिकल मुद्दा ही है अशोक जी, क्योंकि 303 एमपी 140 करोड़ लोग ने चुन करके लोकसभा राज्यसभा को भेजा है। वो लोग क्या कांग्रेस को अपॉइंट करेगा क्या? ये 303 लोग आया है, वो नरेंद्र मोदी को चुना है एज प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है वरिष्ठ नेता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में लंबी साल उदित राज ने का, मैं उसको आदर करता हूं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका है। उन्होंने पिछली बार नरेंद्र मोदी का वोट लिया है। अभी कांग्रेस का आगे एक कूलिंग ऑफ पीरियड उदित राज का नहीं चलता क्या? ये उदित राज से आप बाकी को कीचड़ फेंकते हैं, आपको ऊपर कीचड़ नहीं आएगा क्या? दूसरी चीज है, 1984 में दंगा हुआ है, सिखियों का कत्लेआम हुआ है दिल्ली में, उसको अध्यक्षता किया रंगनाथ मिश्रा, चीफ जस्टिस। अगले दिन सुबेरे उसको राज्यसभा का एमपी बना दी। एमएस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसको अगले दिन सुबेरे केंद्रीय मंत्री बना दी। ये कांग्रेस का तहसीन पूनम वाला मेरा बड़ा भाई है, वो बहुत आदर करता हूँ। कैसे वो मुझे कहा, मैं भी उसको आदर करता हूँ, लेकिन उम्र में तो आप ज्यादा लग रहे हो, बड़े भाई तो लग नहीं रहे। नहीं बड़े भाई आप तो है भैया, आप तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रह चुके हैं लंबी चौड़ा, आप कमिश्नर थे। उम्र में वो बड़े भाई तो लग नहीं रहे, वही मैं देख रहा हूं। छोटे भाई रख लो, छोटा भाई मान लीजिए सर, छोटे भाई, ताकि ये दो टूक में है, बड़े भाई भी चलते हैं, छोटे भाई भी चलते हैं, दो टूक में। मुझे मल्टीपल एंगल्स में ये देखना पड़ेगा जी। ये गवर्नर्स ऑफिस को ये कीचड़ फेंक रहे हैं। मुझे लगता है सेम पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल को लॉक किया है, उसको जज ही अपॉइंट करने का है। उदित राज तो नहीं बन सकते। उदित राज जो चीफ जस्टिस बनेगा फिर उसको कल सवेरे गवर्नर बन जाएगा। मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी ने नजीर साहब को गवर्नर नियुक्त किया है वो वेलकम है, स्वागत करने का है। जगन रेड्डी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने रिसीव कर लिया है, उसको आदेश को मान लिया है, उसको स्वागत किया है। अभी कांग्रेस क्या होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड बोल रहे हैं। सोनिया गांधी 35 साल कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुकी है, उसको कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए क्या? सिर्फ गवर्नर के लिए है। कूलिंग ऑफ पीरियड सबके लिए होना चाहिए जो राज्य। लेकिन मैं इस पे देखिए, मैं सिर्फ मुद्दा ये नहीं है, मैं ये एक विषय है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरा विषय आज का जो है लार्जर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं राज्यपाल को लेकर सवाल उठ रहे थे उन पर, लेकिन संसद में जो है और राजगोपालन जी ने जो बात कही वो इंटरेस्टिंग बात है। मुझे याद है लखनऊ में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि भाई आरोप लग रहे हैं कि आपकी पार्टी जो अपने लोगों को सभी पदों पर भर रही है। तो अटल जी ने कहा था भाई मेरी सरकार है तो मैं अपने लोगों को भरूंगा ना, कांग्रेस के लोगों को थोड़ी पदों पर बैठाऊंगा। तो हर पार्टी ऐसा करती है।
तो सवाल तो मैं कह रहा अशोक, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, यही बात है सबसे बड़ी बात। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं अगले जैसे सपना देख रहे हैं तहसीन पूनावाला, हाँ। मान लो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, तहसीन पूनावाला मंदिर बन जाएगा। अच्छा ठीक है, नरेंद्र मोदी का सरकार में तो नहीं बन पाएगा। ठीक है तहसीन आप रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले मैं क्योंकि मूंगीलाल का हसीन सपना है, तो अरे कोई सवाल तहसीन मुझसे पूनावाला किया पे आ है, जाते हैं। मुझे समय दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आपको समय दूंगा जी, मैं उदित राज जी आपको भी समय, सबको समय दूंगा। लेकिन मैं एक दूसरे जो हमारा आज का जो दूसरा एक जो घटना है वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसलिए उस पर आना चाहता हूं क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति पर जिस तरह से कह दिया कि भाई वो कस्टोडियन हैं और राज्यसभा में, लोकसभा में ऐसे तो सारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने विपक्ष के नेताओं को ये भी देखा, जो हमने महुआ मोइत्रा को देखा कि किस तरह से सदन में वो गाली दे रही थी, हमने जया बच्चन को देखा सभापति को कैसे उंगली दिखा रही थी। उदित राज जी, आपको लगता है कि क्या ये संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक परंपराओं, जो संसद की जो मर्यादाएं होती हैं, क्या आपको ये मर्यादा के अनुकूल ये आचरण लगता है क्या? अब इसमें भी सवाल ये उठ जाता है कि आप स्पीकर पर कह दे कि ये भाजपा के आदमी है, ये कह दे कि भाई ये इसी पार्टी से आया हुआ इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? देखिए ऐसा है कि महुआ मोइत्रा मेरी दोस्त है, मैं जानता हूँ, बहुत एजुकेटेड हैं, रजनी पाटिल जी। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बन गई कि जब विपक्ष के लोग होते हैं, मैं खुद बीजेपी में था तो उसको बुरा मानता था, तो अगर जरा सा मोदी जी के ऊपर या सरकार पे सवाल करते हैं तो सब मतलब सभी चिल्लाते हैं और सभी हेकल करते हैं। यह भी तो परंपरा देखनी चाहिए। एक बात है। दूसरी बात मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उस समय की बात तो गालियां देते थे। दूसरी बात यह है कि 20 साल तक लगातार ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? 20 साल तक लगातार जब बीजेपी विपक्ष में रही है, कई सेशन वॉश आउट होते थे। अरुण जेटली का बयान है कि फ्लोर मैनेजमेंट करने का जिम्मेदारी सत्ता पक्ष का। उदित राज जी मैं वॉश आउट होना और उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। बीजेपी फ्लोर मैनेजमेंट कर कैसे ऐसे हो रहा है? उदित राज जी फ्लोर मैनेजमेंट नहीं, उदित राज जी फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर आप बीजेपी पर सवाल उठा सकते हैं, वो एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर के संसद में जो हंगामा हो रहा है वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या इस तरह से संसद में स्पीकर को उंगली दिखाकर कोई सांसद निकले, मतलब इतनी घृणा, इतनी नफरत? और आप नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। उदित राज जी आप 5 साल, एक मिनट आप रहे संसद में, आप संसद में रहे, क्या आपने किसी सांसद को इस तरह से कैमरे के ऊपर गाली देते हुए सुना कि सांसद इस तरह से गाली गलौज करे कैमरे पर? और आप कह रहे हैं ठीक है शिक्षित है, भाई शिक्षित उनकी शिक्षा से कहां है, लेकिन शिक्षित होना और उसके बाद साथ साथ जो है एक जो है सभ्यता से व्यवहार करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो इस तरह से अगर गाली देकर निकल जाए, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये संसद की कोई परंपरा रही है। देखिए अशोक जी, मैं तो कार्रवाई का हिस्सा रहा हूं 5 साल। अंगुली दिखाना, अंगुली करके, ये स्वाभाविक बात है। उसका इंटरप्रिटेशन क्या किया गया? दूसरी बात, महुआ मोइत्रा ने ऐसा कोई नहीं कि असंसदीय गाली दिया है, बताइए कौन सी गाली दिया? ये हरामी बोला है सर। मेरे शो में वो शब्द मैं नहीं नाम ले सकता जो शब्द उन्होंने कहा, और उस शब्द को भी बरखा आप रिस्पॉन्ड कर रही थी। उदित राज जी अगर ऐसे शब्द बोला तो मैं नहीं जानता, गलत। अरे सर उदित राज जी प्लीज एक मिनट उदित राज जी थोड़ा सा, उदित राज जी जरा एक बार वो वीडियो देखिए। एक मिनट बरखा जी आप, उदित राज जी आप जरा वो, इसलिए मैं कोई डिफेंड नहीं करूंगा उन्होंने क्या बोला, अगर सुनूंगा तभी मैं बोल सकता। अभी तो आप लगातार कर रहे थे डिफेंड। एक मिनट, नहीं मैंने लगातार नहीं कहा। अंगुली उठाना स्वाभाविक है, और अभी आप कह रहे हैं मैं डिफेंड नहीं कर रहा। अंगुली उठाना बहुत स्वाभाविक है। अभी तो आप अंगुली करके सभी करते कि 2 इयर्स का कूलिंग पीरियड, अंगुली उठाना स्वाभाविक है, इरादतन नहीं होता कि कटवाया। महुआ मोइत्रा के शब्द हैं, मैं उसको सुना नहीं इसलिए मैं नहीं जानता। ओके उदित राज जी एक मिनट, बरखा जी आप अपनी बात क्या, एक मिनट एक करके। बरखा जी आपने उससे पहले उदित राज जी कह रहे हैं उन्होंने सुना नहीं, तो उदित राज जी एक छोटा सा आपको, सर एक मिनट उदित राज जी एक मिनट प्लीज, मैं बरखा जी के पास जा रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ आपको सुझाव है कि आपको वो वीडियो मैं भेजूंगा, जरा एक बार देखिएगा। और सुन लिया थोड़ा, अशोक जी सुन लिया। अगर शब्द बोला है
तो मैं खुद निंदा करता हूं, नहीं होना चाहिए। और अंगुली उठाने, ये स्वाभाविक रूप से कि हम लोग उंगली उठाते हैं कि सर सभापति वो उंगली उठाना भी आप अपनी चेयर पर हैं, सभापति को उंगली उठा दे, लेकिन आप निकलते हुए सभापति को उंगली और क्या बोल के गई मैं नहीं जानता, क्योंकि रिकॉर्ड में मैं नहीं कह सकता। ये नॉर्मल, लेकिन ये वहां का प्रैक्टिसेस है, लेकिन गाली वाली बात राजगोपालन जी, ओके बरका रिस्पॉन्ड कीजिए आप जल्दी से जी। बरका। अशोक जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो संसद में हुआ है, और जो भी इसे डिफेंड कर रहा है, जो कह रहा है, वो बहुत ही गलत है। पूरा देश देखता है संसद को, और उस तरह से आप एक बेहुदा एक बॉडी लैंग्वेज और इतनी गंदी गाली दे रहे हैं। मैं दोनों के लिए कहूंगी, जया भादुड़ी जी, कैसे, मेरा जी भी लगाने का मन नहीं है, लेकिन वो मेरे से उम्र में बड़ी है इसलिए मैं लगा रही हूँ, कैसे उंगली दिखा करके और बुड़बुड़ाते हुए चली गई, ये क्या शोभा देता है। और अभी ये लोग कह रहे थे एजुकेटेड है महुआ, अरे कौन सी एजुकेशन, जिसको ये नहीं पता, अपनी भाषा पे उनको कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी बोल के चली जाती है। इतने भद्र उनके, और पहली बार किया उन्होंने, कभी काली माँ के लिए कुछ कह रहे हैं, कभी सिलचर में सैनिकों को मार रही है, कभी कुछ कर रही है, उनका तो आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो सवाल है कि अभद्र टिप्पणियों के लिए फेमस होती जा रही है। वो संसद के बाहर बोलती है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं संसद के अंदर जो है, सदन के अंदर कोई इस तरह की गाली, हाँ राजगोपाल जी आ रहा हूं, संसद के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूं, लोकप्रियता के लिए ये बार-बार करती रही है। सवाल मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जब आप संविधान की हिफाजत की बात करते हैं, तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अभी कम से कम आदर कीजिए। आपके उनसे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उन मतभेदों को लाने का, उन मतभेदों पर सवाल उठाने के तरीके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन आप गाली गलौज पे उतर आए, उंगली दिखा के बुदबुदाते हुए निकल जाए, तो मुझे लगता है यह आचरण जो है किसी भी हिसाब से सही नहीं। तहसीन जी और राजगोपालन जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं ब्रेक ले रहा हूं। सवाल फिर वही है कि मैं कह रहा हूं कि संविधान की दुहाई अगर दे रहे हैं, आप बार बार अगर देते हैं संविधान की दुहाई, तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से क्यों राजनीतिक लड़ाई? इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सर उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, आप उनसे कर रहे हैं राजनीतिक लड़ाई, फिर आप देते हैं संविधान की दुहाई। आखिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के स्पीकर, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अब्दुल नजीर जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको राज्यपाल बनाने पर सवाल उठाए हैं। और साथ साथ कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जो दरअसल रंजन गोगोई की जो बेंच ने जो अदालत में जो फैसला सुनाया था अयोध्या को लेकर, वो फैसला भी दरअसल दबाव में था। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ उदित राज जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता, तोहिन सिन्हा बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, बरकत रेहान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, और आर राजागोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजागोपालन जी, उदित राज जी ने कहा कि उंगली दिखाना ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, इस तरह से तो चीजें चलती हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है इसमें कुछ निकालने की कोशिश करना गलत है। आप सहमत है? क्योंकि आपने तो एक लंबा करियर आपने
पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग को लेकर के आपने रिपोर्टिंग करते हुए बिताया? अशोक जी, कम से कम मैंने 35-40 साल पार्लियामेंट रिपोर्ट किया है, रिपोर्टिंग किया है। उदित राज साहब को भी देखा है, आदर से देखा है, वो बहुत वरिष्ठ इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, वो अलग बात है। लेकिन उंगली दिखाना बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग, जो फोटो ले रहे, वीडियो ले रहे पार्लियामेंट को अंदर, इसीलिए तो सब उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन राज्यसभा ने रजनी पटेल को स्थगित कर दिया है। सेकंड थिंग, ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर लोकसभा से चुना हुआ है, इसीलिए तो कुछ भी आगे पीछे जाते हैं। नहीं तो लोकसभा स्पीकर भी 50 एमपी को भी सस्पेंड किया है। सोमनाथ चटर्जी ने भी क्वेश्चन फॉर स्कैम में सस्पेंड किया है। ये सारा छोड़ दीजिए। मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहा है, निर्मला सीतारामन को बारीक गाली गोश दिया है, वो तो माफी मांग ले, वो अलग बात है। लेकिन आज सुबह राहुल गांधी ने केरला में कहा है, मैं तब भी अदानी का नाम लेता हूं, प्रधानमंत्री को हाथ हिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी साहब, आप कैसे बैठे थे? जैसे शोक सभा में बैठे, कोई किसी ने मरा हुआ है कि आप तो 5000 किलोमीटर लंबी चौड़ा जा करके आए हैं पैदल। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठे उंगली लगा करके कैसे कुछ हो गया है, कोई घर में कोई अफसोस की बात है, कोई ग्रीफ स्ट्रिकन लीडर बन गया। आप कैसे बैठते हैं? नरेंद्र मोदी को हाथ हिला रहे, कह रहे, आप कैसे बैठते हो? लेकिन ये अच्छी गलत बात है। ये पार्लियामेंट को बाहर, पार्लियामेंट को अंदर, ये चीज बोलना ठीक नहीं है। पार्लियामेंट को अंदर फोटो दिखाओ, अदानी का, नरेंद्र मोदी का, अशोक गहलोत का फोटो क्यों नहीं दिखा रहे? ये चीज है ना जी, ये सारा स्पीकर ऑफ लोकसभा कंट्रोल करना चाहिए। और वोटर से चुनाव करके आए हैं, 5 लाख 6 लाख वोटर्स वोट कर रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत होते हैं, लेकिन होता क्या है वो तो अब देख रहे हैं। कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि उसको ऊपर जो आक्रोश है ना जी, नरेंद्र मोदी को कुर्सी में बैठना नहीं चाहते हैं। ये उनको हटा दिया, एसपीजी हटा दिया, इसीलिए तो आक्रोश मन पर है। ओके, उदित राज जी एक मिनट रुकिएगा, मैं तहसीन के पास जाकर फिर आपके पास आता हूं। तहसीन जी, क्या ये आपने अभी भविष्यवाणी कर दी कि उसके बाद मोदी जी तो जाने वाले 2024, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी, हाँ बीजेपी, हाँ तो बीजेपी जाएगी तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो फिर कांग्रेस थोड़ी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, जाहिर सी बात है। नहीं, मेरा अब बीजेपी अगर जाएगी तो मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन है क्या जो संसद में दिखता है, क्योंकि लग रहा है कि 8 साल 9 साल में एक विपक्ष को लग रहा है कि भाई कैसे नरेंद्र मोदी 8 साल तक सत्ता में रह सकते हैं, हमें तो इनको हटाना है। और अगर मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर 2024 में आप जो कह रहे हैं वो नहीं हुआ तो पता नहीं विपक्ष के कितने नेता जो है कपड़े फाड़ते हुए नजर आएंगे कि भाई एक बार फिर मोदी आ गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन है क्या, इस तरह से गाली दे देना, उंगली उठा के कर देना, कुछ भी कर देना, कह देना? नहीं अशोक जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल पिछले 15-16 सालों से देश में जो डिबेट का स्तर है वो गिरता जा रहा है। एक बात अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, के मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। अब हम मोदी जी कहते कि उनको जिस तरह से उनको टारगेट किया गया माननीय प्रधानमंत्री को, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने सोनिया जी को जर्सी काऊ का, राहुल जी को इटालियन बछड़ा का, वहां वेस्ट बंगाल में बतौर प्रधानमंत्री एक चीफ मिनिस्टर को दीदी और दीदी का, आप इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते, पर इस पर विवाद बना। उनके रिमार्क्स पार्लियामेंट के अंदर एक्सपर्ट जो इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए कहा, वो किस तरह से रेनकोट पहन के जाते थे, वो दुनिया देखती थी। तो इस तरह की बयानबाजी, ये भाजपा जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनको चोर फ्लोर ऑफ द हाउस से बुलाया करते थे। आपको याद है कि प्रधानमंत्री जी, उस वक्त के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खड़े होकर कहा आप किसी प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हो। तो ये स्तर लगातार गिरता जा रहा है, तो ये हमें एक तो कंट्रोल करना चाहिए। तो जो उदित राज जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि गाली का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात जो राजगोपालन जी कह रहे हैं, तहसीन जी आप कह रहे हैं ठीक है, मैं आपने कहा दोनों तरफ से हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं मेरे सामने इस वक्त जो है 2 उदाहरण जो है मैं उसको फिर रख रहा हूं, और मुझे नहीं लगता, मैंने भी काफी पॉलिटिकल मतलब पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग प्रोसीडिंग देखी, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है कि चौकीदार चोर नारे लगे और मनमोहन सिंह जी के लिए भी करप्शन को लेकर के उन पर सवाल, लेकिन कोई इस तरह की गाली गलौज करे कोई सांसद, ये मैंने पहली बार देख रहा हूं। सदन के बाहर कैमरे के सामने नेता गाली देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सदन के अंदर इस तरह से गाली गलौज हो, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। ये तो बिल्कुल स्तर हमने गिरा ही दिया है। बिल्कुल वर्षा जी 10 सेकेंड, बिल्कुल गिरा दिया है, कंप्लीटली गिरा दिया। लेकिन यही बीजेपी पार्लियामेंट के अंदर कैश ले आए, अशोक जी कैश, राजगोपाल कैश ले आए और कैश दिखा रही थी पार्लियामेंट के अंदर, ये बीजेपी ने किया है।
पार्लियामेंट के अंदर कैश ले आना। अशोक जी, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की घटिया हरकत करती है, पार्लियामेंट के अंदर कैश दिखाते दिखाना? तो ये सर गिर चुका है। मैं ना महुआ को डिफेंड करूंगा ना बीजेपी को। हमें एक नई राजनीति बनानी है जो इन चीजों से उठकर देश के हित में जो डिबेट हो उस पर। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, कम से कम मैं देख रहा हूं पिछले 7-8 सालों में, कि सरकार, मौजूदा सरकार डिबेट से भाग रही है। आज तक होता था कि विपक्ष पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करे, ये पहली बार हुआ कि सरकार डिबेट नहीं करना चाहिए। वरना सवाल, अशोक जी 10 सेकंड और मैं बंद करता हूं, वरना सवाल ये है, अशोक जी 5 सेकंड और, सवाल ये है माननीय प्रधानमंत्री से, क्या ऑफशोर कंपनी से पैसे भारत के अंदर आए? उत्तर ये आफ्टर नेहरू की ने जवाब देता। देखिए अशोक जी, सबसे पहले ये जो मुझे महुआ मित्रा ने जो एच शब्द का प्रयोग किया उस पे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो महिला जो है एयरपोर्ट पर मारधाड़ कर सकती है वो पार्लियामेंट में गाली दे सकती है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अगले 2 दिन तक उन्होंने जस्टिफाई किया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया कहा। उन्होंने उस शब्द का मायना बदलकर दोबारा आगे भी कहूंगी। मुझे हैरानी इस ढीठता पर है ऑपोजिशन। आप हैरानी क्यों बार बार बोल रहे हैं? हैरानी नहीं, उन्होंने दूसरी शब्द बोला। अच्छा ठीक है, ओके बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो विकृत व्यवहार है ऑपोजिशन का, इसकी शुरुआत कहां से होती है? आप याद करिए, जनवरी के पहले सप्ताह 2019 में निर्मला जी जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है, उस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर थी, रफाल पर बयान दे रही थी और राहुल गांधी पेपर के विमान पूरे पार्लियामेंट में उड़ा रहे थे। एक महिला डिफेंस मिनिस्टर का सम्मान नहीं कर पाते ये लोग, और उसका रिजल्ट क्या है? आज भी मैं राहुल गांधी के भाषण सुनता हूं, उनको ये भी नहीं पता है कि जो मैन्युफैक्चरर और जो ऑफसेट पार्टनर है उसमें अंतर क्या है। तो विपक्ष को थोड़ा सा मेरे ख्याल से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। तहसीन जी जो है अभी आरोप लगा रहे थे कि ऑफशोर कंपनीज जो है उनके पैसे लगे हैं कि नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक ही प्रमाणित केस है नेशनल हेराल्ड का जिसमें हवाला मनी इन्वॉल्व था, और उसमें जो है उनके नेता आउट ऑन बेल है। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को थोड़ा सा जो है अच्छा व्यवहार के साथ बहस के लिए आए तो हम जरूर बहस करेंगे। ओके, हम तो रिफॉर्म मोड में हम तो हमेशा रिफॉर्मिस्ट मोड में है। अगर वो ये प्रस्ताव लाए कि कूलिंग ऑफ पीरियड हो तो निश्चित तौर पर शायद सरकार भी इसको पॉजिटिवली ही आगे बढ़ाएगी। ओके, उदित राज जी, सवाल है कि तुहिन जी कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव जो है विपक्ष को एक अपने मन में झांकने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि आपने शुरू में जब आपने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा ना कि जब विपक्ष बोलता है तो जो है हैकलिंग होती है विपक्षी नेताओं की। लेकिन राज्यसभा में तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जितने समय बोले, प्रधानमंत्री को हैकल करने की लगातार कोशिश हो रही थी। एक बार भी ये भी तो आरोप लगते हैं, इसके पहले जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष कभी चला जाता है, सदन में रहता है तो हैकलिंग करता है। तो हैकलिंग तो हम चारों तरफ से देख रहे हैं। देखिए, पहले भी ऐसे हुए हैं, तो कुछ व्यक्तिगत रूप से सवाल हमारे ऊपर किए हैं पार्टी के ऊपर, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। 1 मिनट समय दीजिएगा। राम गोपालन जी ने कहा कि राहुल जी इस तरह से बैठते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा दूं जिस तरह से मोदी जी माखौल उड़ाते हैं विपक्ष का, यूं 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 करते हुए। आज हक करने से अंदर किया था वो नहीं, एक बात, राहुल गांधी ने गला मिलाया ना जी पार्लियामेंट के अंदर, वो ठीक है। देखिए, वो आप बोले तो मैं नहीं बोल रहा। ओके, नहीं वो ठीक है, पूछ एक मिनट राजा गोपाल नहीं मैं बोला दूंगा, रुकिए, बोलने दीजिए। मैं बोला। हाँ, तो दूसरी बात है कि फर्क क्या है। अभी जो नजीर का हम विरोध कर रहे हैं, ये तीनों जजेज का अपॉइंटमेंट हुआ, कांग्रेस के समय में अपवाद हुए होंगे, तीनों इन रो, अशोक भूषण, रंजन गोगोई, अब नजीर का इस तरह से इन जनरल हो गया है कि ये अगर सत्ता पक्ष के लिए काम करेंगे तो रिवार्ड होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। एक बात। दूसरी बात, सर आप अपवाद कह रहे हैं, अगर मैं लिस्ट लेकर आता तो इतनी लिस्ट गिनानी पड़ती। आप अपवाद कह रहे हैं। लेकिन अशोक जी, दूसरी बात कह रहा हूं, G2 स्पेक्ट्रम हुआ, इंक्वायरी मनमोहन सिंह ने बैठाई, कनीमोझी और राजा जेल में गए, कोल आवंटन में इंक्वायरी बैठाई। मोदी जी ने अडानी के ऊपर कोई सवाल कुछ किया? जो कमेटी बनाने का ऐलान हो गया सर। नहीं, आप देखिए, सुनिए, सेल्फ कंपनियों का एक शब्द बोला उन्होंने। ये फर्क है, इस सरकार उस सरकार में ये फर्क है, यानी क्वालिटेटिव डिफरेंस है।
और G2 स्पेक्ट्रम में और कोल में ये सरकार कुछ निकाल नहीं पाई। एक तरह से हमारी सरकार ने अपने एमपीओ मिनिस्टर को दंडित किया, जबकि वो निर्देश साबित हुए। सर आप एक फर्क है सर, आप उदित राज जी जिसे आप हमारी सरकार कह रहे हैं वो तब आपकी सरकार नहीं थी, आप तो दूसरी तरफ थे। अशोक एक सेकंड नहीं सुनिए, राजगोपालन जी, गनी मोदी और राजा उस समय गिरफ्तार हुए थे जब अपनी सरकार थी। अपनी सरकार में हुआ था। एक प्रस्ताव दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी का अडानी के बारे में, एक बार मुंह खोला हो इन्होंने। ओके, आगे बताइए कि मैं आ रहा हूँ। आज ये क्या हुआ? ये मतलब ये देश चल रहा है कि मोदी राज चल रहा है देश में? जो कोयला झारखंड उड़ीसा से सीधा ट्रेन से अशोक राजगोपालन जी, श्रीलंका में जाएगा। ओके राजगोपालन जी बोलिए। ओके राजगोपालन जी बोलिए। 1800 किलोमीटर का जो दूरी, राजगोपालन जी वो कह रहा है अडानी पर कुछ नहीं बोल रहे, इसीलिए विपक्ष परेशान है। अभी उदित राज साहब ने कहा है। ओके जी, एक एक करके आप उदित राज जी रुकिए। उदित राज जी अब सुनिए, अपना काम करना नहीं है, उदित राज जी अब खिलाफ कार्रवाई करने का काम है। उनको भी सुन लीजिए। राजगोपालन जी काउंटर, अरे उदित राज जी रुकिए सर, रुकिए सर। आप तो संसद में जो विपक्ष है उसी मोड में आ गए। अरे सर आप संसद नहीं है सर। अरे उदित राज जी जाता है, उदित राज जी संसद नहीं है, उदित राज जी संसद नहीं है, प्लीज उदित राज जी सुन लीजिए। अभी उदित राज जी कह रहे सरकार में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन उदित राज जी खुद, उदित राज जी बोलने दीजिए किसी को और को भी। सर इतना उत्तेजित मत हो जाइए, थोड़ा पानी वानी पीजिए उदित राज जी, प्लीज थोड़ा पानी वानी पीजिए। राजगोपालन जी, अरे सुनिए उदित राज जी, प्लीज सुनिए। जय राजगोपालन जी बोलिए आप। चुप कर देना जी, उनको म्यूट कर देना। ये सारे जैसे कि जागीर हो, मोदी जी को उठा के सब दे दो। अरे मैं चले जा रहे। अब देखिए उदित राज जी, एक मिनट, मैंने इसीलिए कहा, एक मिनट रुकिए, मैंने इसीलिए कहा विपक्ष ऐसा लग रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी रिपीट हो गए तो कई लोग जो सड़क पे कब्जे, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आज डिबेट में भी हम इतनी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है सर। इतना उत्तेजित तो मैं सबको समय दे रहा हूं, किसी को समय की भी बाधा नहीं है, लेकिन कृपया करके दूसरे को सुनिए भी अगर आप डिबेट करने आए। राजगोपालन जी बोलिए। उदित राज साहब ने, बहुत आदरणीय उदित राज साहब ने कहा था नरेंद्र मोदी आंख ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने तो गला मिलाने के लिए पार्लियामेंट सेशन को रूप में दूसरी सत्ता पक्ष जगह जा करके गला मिलाया, अगले बैठ करने को बाद आंख मारा था। उसी के लिए तो नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे। उदित राज जी आप वो वीडियो में भिजवा दूंगा कल सवेरे आपका, वो देखिएगा क्यों आंख ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप पूछा था ना, ये नंबर 2 है। आपको उत्तेजित होने के लिए स्वाभाविक रूप है क्योंकि कांग्रेस आपको अलग कर दिया है। भाजपा में आप एमपी थे। पर्सनल छोड़िए सर, पर्सनल नहीं, पर्सनल मैं नहीं जाना चाहता। ओके, मैं तुहिन जी आपको मौका दूंगा, कई सारे आरोप आ गए, लेकिन एक मुझे ब्रेक लेना। मैं आ रहा हूँ, तहसीन और तुहिन जी दोनों के पास आ रहा हूँ। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मूल सवाल मेरा अब भी वही है, क्योंकि ये आप संसद में जो हुआ उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, राज्यपाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह कि अब चुनाव आ रहे हैं 24 के बाद हम एक बार फिर देखेंगे चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं संवैधानिक संस्थाएं बार बार निशाने पर क्यों होती हैं? किसी का तो सम्मान कीजिए, सबके सब तो करप्ट नहीं हो गए, सबके सब तो जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गए। सवाल यह कि एक सिरे से जो है तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का जो विरोध होता है, उनको लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं वो थोड़ी सी शर्मनाक है, सोचना चाहिए। आता हूं इस ब्रेक के बाद।